अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ एक बड़े सियासी और ऐसे सियासतदान कि जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त आएगा कि उनको एक बड़ी जमात को अपने खेमे में पनाह देनी पड़ जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और उसके सरबराह आज हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा। बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब। ये बात गलत तो नहीं है, आपने पीटीआई के ऊँट को अपने खेमे में जगह तो दे दिया, ये मामला किस तरफ जाएगा। आज आपने एक मशवरा ज़रूर दिया है और ये मशवरा ऐसा है कि जिससे पीटीआई की माजी की कुछ तल्ख यादें भी वाबस्ता हैं और आप उन्हें फिर से कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो। सबने से पहले 2 दफ़ा दे के वापस ले चुके हैं और भुगतते हैं और फिर बार बार जाते थे कहते थे हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। वही आप एक दफ़ा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब गुज़श्ता टाइम पे हमने पंजाब और केपी की गवर्नमेंट तोड़ी तो मैं ऑन द रिकॉर्ड हूँ कि मैंने खान साहब की मौजूदगी में भी इसको अपोज़ किया था और मैंने मीडिया में भी इसको अपोज़ किया था कि वो हमारा उस वक़्त हमें वो फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। उस वक़्त के मारूजी हालात, उस वक़्त की सियासत डिफरेंट थी। खान साहब ख़ुद बाहर थे, ही वॉज़ लीडिंग फ्राम द फ्रंट, वो खुद लीड कर रहे थे, तो वो चीज़ एब्जॉर्ब कर गए हम इस एंगल में कि उसकी वजह से हमें बहुत सारी मकबूलियत भी मिली, रेजिस्टेंस का बयानिया आवाम के अंदर मकबूल भी है और हम आगे बढ़े। आज हालात ये हैं कि मती साहब, मैं तकरीबन कोई 14 माह मैं को रुपोशी मुझे ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ी फॉर सम रीज़न्स। मेरे से शायद को मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी चाहने वालों को। मैं जब उसके बाद रुपोशी के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन में पहुंचा तो मेरा ख्याल है इट वाज नॉट इवन 2 वीक्स जी, और लोगों की डिमांड ये थी कि जी आप इमरान खान साहब को बाहर लेके आएंगे। मेरा आज नुक्ता नज़र ये है कि इस 2-2.5 माह में कौमी असम्बली में बैठने के बाद और कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा, ये आप जब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे, जब मैं आज़ाद, तो सुन्नी इत्तेहाद के टिकट पे क्यों नहीं लड़ा? मैंने सर टिकट जमा करवाया सुन्नी इत्तेहाद का और मेरे आरओ साहब ने मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ इंडिपेंडेंट के रात 12 बजे जी, वो समझ गए होंगे 12 बजे उन्होंने इंडिपेंडेंट किया। फिर मज़ा का खेज बात बताता हूँ जी, सुबह 3 बजे मुझे 12 बजे शटल कॉक अलॉट किया गया, फिर सुबह 3 बजे मुझे मीनार अलॉट कर दिया गया, फिर सुबह 7 बजे मुझे तीसरा सिंबल अलॉट किया गया और नेक्स्ट डे दोपहर 11 बजे मुझे दोबारा चौथा सिंबल अलॉट किया गया। तो मैं को खुसूसी मोहब्बत थी मेरे साथ, लेकिन बहरहाल चलें वापस उस पे आते हैं। मेरा आज नुक्ता नज़र ये है कि हम गुज़श्ता 2.5 माह से इस पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और अवाम का जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अवाम ये कह रही है कि आपको वोट दिया था हमने इमरान खान को बाहर लाने के लिए, सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनवाने के लिए, जो बेगुनाह कारकुनान जेल के अंदर हैं उनको बाहर लाने के लिए। इन 2.5 माह में हम कुछ अचीव करने की बजाय, अगर चाह किसी की इंटेंशन मैलाफाइड नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब जो अरकान पहुँचे, हमने कौमी असम्बली में रिस्पेक्टिव सूबाई असम्बलीज़ में अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी। लेकिन इन 2.5 माह के अंदर हम अचीव करने की बजाय हमारा कारकुन ज़्यादा टॉर्चर होना शुरू हो गया, पंजाब हुकूमत का रवैया ज़्यादा गैर जमहूरी हो गया और आज से 2 रोज़ कबल इवन हमारे जो सिटिंग एम.एन.ए हैं चंगेज़ खान काकड़ साहब, उनको फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। शेख शाहिद जावेद हमारे सिटिंग MP हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हसन ज़कार नियाज़ी हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट। तो बेसिकली आपने जो वादा किया था आप वो पूरा करने में नाकाम हुए बतौर एक पार्टी। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इसलिए आप इस्तीफा दें। मैंने ये एक प्रपोज किया कि आप एक सेफ टाइम दे लें, दैट कैन बी 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, वट एवर यू वांट। अगर 2, 3, 4 वो जो सेफ टाइम हम रखते हैं उसके बाद भी सिचुएशन यही रहती है कि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर आज खड़े हैं, तो फिर 5 माह के बाद हमें इन असेंबली में बैठने की कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। इससे तो ये लगता है कि आप लोग फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं और कोई सुलह सफाई की बात नहीं है। सर, सुलह सफाई इज़ अनदर थिंग। सुलह सफाई में देखें मतलब साहब, एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता हो सकता है, होना चाहिए। सर, मैं सियासी वर्कर के तौर पर ये बात ये कहूँगा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर अपने साथ एस्टैब्लिशमेंट को बिठाती है तो ये बर्डन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जाना चाहिए। हमें इस रवायत को ख़त्म करना है कि हम बैक डोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ते करके तो किसी को लाते हैं, किसी को गिराते हैं। मैं आई एम क्लियर ऑन इट। और अगर आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी तो कहेंगे या जिसकी भी पार्टी, पीटीआई के लीडर जो हैं
वो तैयार हैं, तो आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? नहीं, मैं आज से 10 रोज़ पहले खान साहब को मिल के आया और मेरी बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई खान साहब के साथ इस हवाला से। एक तो वो बहुत क्लियर, उन्होंने 3 नुकात हमें दिए। उन्होंने कहा जी कि फॉरगेट अबाउट मी, मुझे बाहर कर दें, मुझे अपनी राय नहीं चाहिए, आप 3 डिमांड्स करें जाके और गवर्नमेंट से करेंगे डिमांड्स जाके। नंबर 1 ये कि हमारे बेगुनाह कारकुनान को बाहर किया जाए, नंबर 2 फॉर्म 45 और 47 का मामला सेटल किया जाए, और नंबर 3 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बस यही बात बस। और उन्होंने ये कहा कि ना मेरे किसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ना मैं किसी के साथ करूंगा। अच्छा, ये कैटेगराइज करके मुझे खान साहब ने कैटेगराइज करके मतलब आपके साथ खान साहब ने गलत बयानी की? नहीं, मैं नहीं समझता, मेरे साथ देखिए आज ही की खबर है और ये मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बात का अख्तियार नहीं। इसका मतलब है उन्होंने कमेटी बना दी है नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। मतलब ये है कि अभी तक किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, क्योंकि शिबली साहब भी मेरे साथ थे, अली अमीन गंडापुर के साथ था। मैं तो वो और बात है, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये 3 बंदे इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का अख्तियार रखते हैं। अगेन कहने का क्या मतलब? अगेन उसके अंदर हुकूमत ऑन बोर्ड होगी जी, मेरा नुक्ता नजर। अच्छा, ये इसमें तो कहीं नहीं है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से, चूंकि मैं पढ़ नहीं सका जी जो आज रिपोर्टिंग हुई है खान साहब के हवाला से। असेंबली का इजलास था, अगर वो ऐसे करते हैं तो आपको कोई एतराज होगा? मैं जमहूरी तौर पर तो और सियासी कल्चर तो यही है कि हमें, मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को ही फ्रंट फुट पे ला के और हुकूमत के साथ ही, क्योंकि वो आपके बहुत सारे पीटीआई के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं असेंबली में वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं। तो ये आपकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके मंशूर में तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं है, तो आप उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है मती भाई, उन्होंने मुज़ाकरात शुरू नहीं कर दिए। अगर हुए तो फिर आप रफीदी साहब बात हो, मैं डेफिनेटली आई टॉक टू देम कि जी हमें सियासी प्लेटफार्म के ऊपर ही बात करनी चाहिए और इस जमहूरी कल्चर को ही आगे बढ़वाना चाहिए। बहरहाल आप समझते हैं कि इस्तीफा देने के बाद फिर वापस लेना मुश्किल होगा सर, क्योंकि तीसरी बार होगा ऐसे? सर देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर आज से 5 माह के बाद, मसलन आप 2 मिनट के लिए ज्यूम कर लें कि हम 6 माह के बाद रिजाइन करते हैं जी, 6 माह के बाद भी आज उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम अब खड़े थे या अब से 3 माह पहले खड़े थे, तो फिर ठीक है। फिर मेरा नुक्ता नजर ये है कि अवाम ने, कारकुनान ने डंडे भी खा लिए हैं, मारे भी खा ली, फिर हम लीडरों को भी डंडे और मारे खा लेनी चाहिए अब, तो हमें आगे बढ़ के लिए इसके। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब जो अपनी हल्फ बर्दारी के बाद आज पहली मरतबा असम्बली में आए थे, तो उन्होंने भी आज एक खिताब किया है। मुख्तसरन उनका जो खुलासा वो यही था कि ये पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं है, जो हमारे महकूम होने चाहिए थे वो हमारे आका बने हुए हैं, दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं फैसले वो करें और मुंह हमारा काला हो। ये कौन सी सियासत है? इस वक्त हारने वाले भी परेशान हैं और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। आज पार्लिमान की मर्ज़ी के मुताबिक कानून साजी भी नहीं हो सकती। अगर पीटीआई अक्सरियती जमात है तो उसे हुकूमत दे दो। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि असम्बली के अंदर ही ट्रांजिशन हो जाए, आप पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें? सर देखिए, आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब वो तकरीर कर रहे थे, तो मैंने वो सारी तकरीर सुनी उनकी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, मौलाना साहब इज़ अ पोलिटिकल फिगर और सियासत में इख्तिलाफ राय होता है। मेरे वालिद उनके आर्च राइवल रहे। मेरी आई हैव माई सीरियस रिजर्वेशंस ऑन मौलाना साहब जी। अभी जब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी बनी तो बीइंग अ पार्टी हमने ये कहा कि मौलाना को अगर हम इस इत्तेहाद में लेके आएंगे तो एट सम स्टेज व्हेन ही विल अचीव हिज गोल्स या उनके जो मोटिव्स होते हैं तो वो हमें डिच कर जाएंगे या पीछे छोड़ जाएंगे। ये आपने कहा, मेरा नुक्ता नज़र है। अगेन जमहूरी कल्चर ये है कि उस इत्तेहाद में 6 जमातें शामिल हैं। लेकिन वो पीटीआई तो उनके पीछे भागती रही है। मौलाना साहब के घर गए, अगर बाकी 5 जमात तो फिर पशीन की सीट भी ले ली ना मौलाना ने। जब वो गए तो उसके बाद ही मौलाना को कुछ मिला ना। अच्छा। मेरा नुक्ता, अगर बाकी 5 जमातें उस इत्तेहाद में ये कह देती हैं कि जी मौलाना बैठेंगे तो मैं उन 5 की राय का एहतराम करने का पाबंद हूँ। सियासी कल्चर ये है। लेकिन मौलाना साहब का ये जो कहना है, अब मैं अगर कहूँ कि मैं उनकी एक नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हूँ, नहीं, मैं इसके ऊपर क्लियर हूँ। देखें, फॉर्म 47 और 45 के मुताबिक हमें को हुकूमत बीक में नहीं चाहिए जी। आप फॉर्म 45, 47 हमारे सामने बैठ जाएं, लेकिन 5 जमातें अगर मान जाए तो आप उसका एहतराम करेंगे? मैं एहतराम, मैं सर मैं सियासी आदमी, मैंने जो राय अभी रिजाइंस के वाले से भी दी है, अगर पार्लिमानी पार्टी या कोर कमेटी मेरी इस राय को रिजेक्ट करती है तो मैं उनकी राय के साथ जाऊंगा। अच्छी बात, मैं अपने आप को, आपने तो एक तजवीज़ दे दी, एक मिस कॉल दी, आपने कोई अटेंड नहीं, मिस नहीं दी जी। मैं बात बड़ी कैलकुलेट करके करता हूँ, मैंने एग्जैक्ट दिया। थोड़ा सा मौलाना को सुन लेते हैं, मौलाना एक्चुअली क्या कह रहे? क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा?
तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में असम्बलियाँ बेची गई हैं? तो मौलाना बता सकते हैं जी, उन्होंने असम्बलियाँ बेचने की आपके बात की क्या है। मेरे पास बलूचिस्तान के हवाला से हैं रिपोर्ट्स कि तकरीबन को 80 करोड़ या 90 करोड़ के अंदर। अच्छा, आपके पास मेरे पास हैं जी। मैं चूँकि कोयटा ईद वाले दिन भी कोयटा था जी। अच्छा। और मैं फिर वो पशीन और चमन भी गया हुआ था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन जी। जो बंदे बात करने वाले थे वो ये कहते हैं कि अगर हमें बुलाया जाए तो हम वीडियो एविडेंस भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और जब पैसे 80 अरब रुपया, सॉरी मैं अपनी इस्लाह करना चाहूँगा, 80 करोड़ नहीं। और वो ये कहते हैं कि जब वो ब्रीफ केस जिस जहाज़ में रखे गए हैं उनके पास उन ब्रीफ केसेस की वीडियोज़ भी हैं। और वो कोई कौन में से कोई भी कुछ छोटा नाम नहीं है। पता नहीं वो जहाज कहाँ खड़े थे, अब ये खुदा बेहतर जानता है दुनिया के किस कोने में। लेकिन मेरा फिर नुक्ता नज़र ये है जी कि आप मौलाना आज तशरीफ़ लाए, मौलाना ने तनकीद भी कर दी, और एक जब आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं तो आप दूसरे ब्लॉक से थोड़ा अवॉइड करते हैं। आज भी मौलाना साहब की सब जफ्फियाँ, सब मुस्कुराहटें हुकूमती बेंचेस के साथ थी। वो खुद तशरीफ लेके गए वहाँ पर, अच्छी बात है, मैं सियासत में कोई पत्थर मारने का कायल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप मुखालफत कर रहे हैं प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर तो आपके चेहरे पे हल्का तनाव ज़रूर बहाल होना चाहिए, पता आने लगना चाहिए कि आप रजिस्ट कर रहे हैं, आप बिलो द बेल्ट ना जाएं, आप रेड लाइन क्रॉस ना करें। लेकिन ताल्लुकात तो मौलाना के आज भी उसी जगह। चलें, अच्छी बात है। अब ये बताएं, इस्हाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया है, तो ये कोई ख़ास मूव है आने वाले वक्त के लिए कि अगर वज़ारत उज़्मा पे कोई और भी आ जाता है तो चले नून लीग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पे मान जाएगी? क्या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सौदे के हवाले से आप कुछ देख रहे हैं? किसी दौर में आपकी बड़ी बात मानती थी मती साहब, मुस्लिम लीग नून, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके फॉलोअर्स आपको बहुत फॉलो करते थे जी, आप अभी भी मेरे पीछे हैं। हाँ, अभी तो दूसरे एंगल से पीछे। मैं ना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें एक तजवीज़ दें, उनसे कहें कि जुनैद सफदर साहब को असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर लें, हमजा शहबाज साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ले आए, सलमान शाह शहबाज साहब को असिस्टेंट सीएम ले आए, और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना। नहीं, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा तो यकीन करें इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा। ये लेट मी बी वेरी क्लियर। ये अंडरस्टैंडिंग ही होगी ना फिर, जो भी होगा। सर नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। खान देखें, अगर इनके साथ करके बातचीत आना होता तो अभी जो कुछ हो रहा है, जिस लेवल पे ये जनाब तरले मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको क्या अर्ज करूं, उसने तरले मेहनतें माननी होती तो अब तक मान चुका होता। एस्टैब्लिशमेंट के और नून लीग के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। अच्छा, एक और चीज़, मैं सियासत बड़ी बेरहम है मती भाई, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म ना बनाने में एस्टैब्लिशमेंट का रोल थोड़ा है। अच्छा। उन्हें घर से संद लग गई है, वो पंजाबी में कहते हैं। अच्छा। जब एक राइवलरी थी बिटवीन मरीम साहिबा एंड शहबाज साहब, इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बनाने में एस्टैब्लिशमेंट का रोल थोड़ा है या ज़्यादा है? मैं समझता हूँ ज़्यादा जी। अच्छा, उधर ज़्यादा है, इधर थोड़ा है। ये नहीं, उसकी वजह ये थी। अच्छा। इमरान खान को घर से संद नहीं लगी जी। अच्छा। वहाँ पर मरीम साहब की और शहबाज साहब की राइवलरी थी। उस राइवलरी में चचा और भतीजी ने सुलह कर ली। अच्छा। जब साहबजादी ने खुद अपने अब्बा जी को कुर्बान कर दिया तो मेरा ख्याल है उसका मुद्दा किसी दूसरे पर फेंकना इट्स नॉट फेयर। हाँ ठीक है, कसूर है, और ये तो पहले दिन क्लियर थी। पीटीआई के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जो संद लगा रहे हो लेकिन आपको पता ना हो। देखें, होने को तो हर चीज़ है, लेकिन हाँ। मैं मेजॉरिटी इराकीन का बता सकता हूँ, बल्कि आलमोस्ट साहब का कह सकता हूँ, ये आग का दरिया क्रॉस करके होती भाई यहाँ तक पहुँचे हैं। ये इन लोगों ने, हम आग का दरिया क्रॉस करने का मुहावरा आप लोगों को पसंद आ गया? सर नहीं, मैं पसंद नहीं आया। मैं लिटरली, मेरी सिस्टर सर 9th मई में है, मेरे 3 भाई, मेरा बहनोई, मेरे बेटे का तालीमी साल ज़ाया हो गया, पासपोर्ट, हम आपको क्या क्या बताएं। मकसद ये चूँकि डिसीजन बाई चॉइस है तो हम ये पढ़ते अच्छा नहीं लगते। 9 मई से बड़े बड़े वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में हो चुके हैं। और सर मैंने तो अपने आप को मिलिट्री कोर्ट के लिए पेश किया है कि मैं अगर वहाँ पर मुलव्वस हूँ, मेरा ट्रायल करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप मिलिट्री कोर्ट्स के हक में हैं? सर नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग मुझे सजा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहिबजादा हामिद रजा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे कानूनी महाज पे जारी एक बहरान के हवाले से, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान के आइनी और कानूनी महाज पर भी एक बहरान की सी सूरत हाल है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक 6 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के उस ख़त पर समाअत करेगा जिस ख़त में कुछ इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर, और उनकी अभी मामलात जो हैं कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच करेगा। आपको याद कराते चलें कि ये 7 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस याया आफरीदी जो है उन्होंने माजरत कर ली थी ये केस सुनने से, और ये भी गुज़श्ता समाअत पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ऐलान किया था कि आइंदा समाअत फुल कोर्ट में होने का भी इम्कान है, मगर फुल कोर्ट बज़ाहिर नहीं बन सकी, जिसकी क्या वजूहत हैं
ये कल ही ये मामला हमें समझ आएगा। दूसरी अहम खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने सरकार की तरफ से आइनी इदारे यानी हाई कोर्ट के जज पर एतराज़ किए जाने पर जो है उन्होंने कुछ सवाल उठाए और उनका सवालों का जवाब न मिलने पर जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा, इन अदारों की सरजनश की और PTA, पेमरा और FIA पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया उन अहलकारों पर कि जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार पे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे एतराज़ किया था और कहा था कि वो ये केस न सुने। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, साकिब बशीर, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम जानेंगे हसनात मलिक से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को करीब से देखा है उन्होंने। साकिब बशीर साहब, क्या हुआ आज जस्टिस बाबर सत्तार पे एतराज़ात थे क्या? आखिर ये हैरानी की बात नहीं कि हुकूमत जो है वो अदलिया पर एतराज़ कर रही है? ये हमने तो सुना था सियासतदान एतराज़ करते हैं, PTI के चेयरमैन ने किया है, लेकिन अब हुकूमत जब अदलिया पर एतराज़ करेगी तो आम शहरी क्या करेगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट की जानिब से जो पेमरा है, PTA है, FIA, IB, इन चार मुख्तलिफ इदारों ने ये एतराज़ात किए थे। एतराज़ात ये थे कि आप केस ना सुने। पेमरा का एतराज़ कोई इस किस्म का था कि पहले एक केस डिसाइड हो चुका है सिमिलर नेचर का, तो आप ना सुने। FIA का था कि आपने 6 जजों को खत लिखा है तो इसलिए ना सुने। IB का भी कोई इसी तरह का था और PTA का था कि आप PTA के वकील रहे हैं। तो ये बड़े बचगाना किस्म के एतराज़ात थे और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि उस बंदे को ज़रूर तलाश करना चाहिए जिसने उनको ये मशवरा दिया है कि ये एतराज़ात आप करें। सारों को मशवरा दिया नहीं, वो एक ही टाइम पे सारी CM जो है वो दायर हुई हफ्ते के दिन, तो ऐसे लगता है कि वो इकट्ठी कोई एफर्ट है को चारों के पीछे। तो फिर और हुआ क्या? हुआ ये कि चारों को उन्होंने, पहले तो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि बाद में आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं पहले हम इसी को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान कमरा अदालत में मौजूद थे जो असल केस के ऊपर बहस करना चाहते थे, अदालत की मुआवनत के लिए आए थे कि जो असल केस था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की ऑडियो टेप का जिसपे उन्होंने रिट दरख्वास्त दायर की थी और बुशरा बीबी जो हैं साबिक खातून अव्वल जो हैं उनकी भी ऑडियो लीक हुई थी उस पर, तो उसमें अटॉर्नी जनरल दलाइल देने आए थे। जी, मगर जब ये एतराज़ात वाली दरख्वास्तें पहले टेकअप कर ली गई, मतलब उनका ये था कि पहले आप मेन केस देख लें, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं पहले हम उन्हीं को डिसाइड करेंगे। फिर पहले FIA का केस आ गया। FIA एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनसे 2-3 सवालात हुए, वो नहीं अदालत को मुतमिन कर सके कि मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो ला रहे थे कि FIA भी आती है। फिर उन्होंने ये पूछा कि अथॉरिटी किसने दी है, किसने अथॉराइज किया है आपको, इस किस्म के सवालात थे। फिर कि मफादात का टकराव कहाँ पे, ये तो बताएं। एक सेकंड, FIA ने ये कहा था क्योंकि खत में आपने इंटेलिजेंस एजेंसी पे एतराज़ किया है और आप भी उस खत के दस्तखत करंदा हैं, तो आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। तो जैसे बाबर सत्तार ने पूछा कि FIA कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, वो कैसे उस खत का हवाला दे सकती है ये, और फिर वो मतलब जो भी सवालात थे, ये सवालात की इंटेलिजेंस एजेंसी कैसी होगी, इसका जवाब भी नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि जो लेटर में जो लिखा हुआ है कि खुफिया कैमरे जजों के घरों में लगे हैं या ब्लैकमेल किया जा रहा है, वहाँ क्या आपका रोल है? उन्होंने कहा नहीं। इसी तरह मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस होते रहे। मफादात के टकराव की बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल मैटर है कोई, मतलब जो खत लिखा गया है। उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा पर्सनल नहीं है, तो फिर मफादात का टकराव कहाँ? उन्होंने कहा फिर इस तरह को मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई भी केस मैं ना सुनूं, ना IB का, ना FIA, ना किसी और का, बल्कि बाकी 6 जजेस भी इसी तरह। फिर पेमरा का भी यही मामला हुआ, पेमरा का और PTA का भी यही हुआ। और उसके बाद जो IB थी, IB को उन्होंने कहा कि आपका ऑथराइज पर्सन कहाँ पे है, तो वहां पे वो नहीं बता सके कि कौन ऑथराइज पर्सन जो कि इजाजत देता है कि ये दरख्वास्त दायर करनी है, वो एफिडेविट साथ लगता है, तो अगली तारीख पे उसको बुला लिया, अगली तारीख को उनको बुला लिया। लेकिन साथ ही उन्होंने 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी किया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ये जुर्माना जो है टैक्स पेयर के पैसों से जाएगा। ये वहां पे जहांगीर जदून साहब थे, एडवोकेट जनरल जो मुस्लिम लीग नून दौर के, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से बिल्कुल ना लें, ये इनकी जेबों से ले जिन्होंने ये गलत मुस्लिम लीग नून के नहीं, वो तो एज ए वकील पेश हुए। नहीं, वो एज ए वकील एडवोकेट जनरल रहे हैं, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, वो मुस्लिम लीग लॉयर फोरम के बड़े एक्टिव वो आज भी हैं। मतलब मैं उस वाले से कह रहा हूं, उन्होंने कहा इनकी जाती जेब से जाना चाहिए, उन्होंने कहा इनकी जाती जेब से जाना चाहिए और ये मामला अब रुकना चाहिए।
कि ऐसा नहीं और है। यही तय हुआ फिर ऑर्डर में? अभी तक ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आएगा तो फिर पता चलेगा कि उसमें क्या है। और ये तौहीन अदालत की भी कार्रवाई? तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया उन्होंने दिया। ये लग रहा है कैसे कि मतलब जिस तरह वो कह के गए हैं कोर्ट में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो सकती है। अच्छा असलाम मलिक, हम देख रहे हैं कि ये अचानक ही इदारे जो हैं नज़रसानी दायर करनी हो फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ, तब भी इकट्ठे आ जाते हैं, और जब वापस लेना हो तब भी इकट्ठे भागते हैं, वापस ले लेते हैं। तो अगर फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से 2 रिटायर्ड पुलिस अफसरों और एक सरकारी मुलाजम के पर मुश्तमिल सरकार अदालती कमीशन ने भी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी, ख़ास तौर पे इस सवाल पे जो जस्टिस काजी फैसल ने पूछा था कि मिल के नज़रसानी दायर किसने कहने पे की गई और वापस किस तरह ले गई इकट्ठे ही, तो इसका जवाब भी उन्होंने 2-3 लाइनों में दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अगर उसमें कोई ठोस इंक्वायरी हो जाती है, सिफारिश आ जाती, तो शायद आज ये वाक़यात ना होते। हाई कोर्ट में भी इकट्ठे ही एतराज़ कर रहे हैं सारे इदारे, और वो भी एक जज के ऊपर। बिल्कुल मतीउल्लाह जान साहब, ये बज़ाहिर यही लगता है कि जब भी ये इस किस्म के मामलात जिसमें मुक़्तदर हल्कों के इंटरेस्ट को इफेक्ट हो रहे हों, तो वहाँ इस किस्म की पटिशन आती हैं। हमने फैज़ाबाद धरना केस में रिव्यू पटिशन देखी, और एक बज़ाहिर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, और कई दफ़ा ड्राफ्ट भी एक जैसा मिलता जुलता है। यहाँ गलबन ड्राफ्ट में जो वो तब्दीली थी, हर एक को अलग टास्क था कि और डिफरेंट वजूहात बताई जी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका नुकसान हुआ है ओवरऑल हुकूमत को। और जिस तरीके से जैसे बाबर सत्तार ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की, क्योंकि अब कहाँ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी ये दरख्वास्तें एंटरटेन ये कोई इसमें इंट्रा कोर्ट अपील तो नहीं होती? नहीं, कि जो 2 जजों के सामने जाती है कि सीएम इंटरम ऑर्डर के खिलाफ तो नहीं होता है। इंट्रा कोर्ट अपील तो फाइनल ऑर्डर पे होती है। मेरे ख्याल में इंटरम ऑर्डर क्यों भी होती है? इंटरम ऑर्डर के खिलाफ तो वो तयशुदा कि नहीं होती, क्योंकि वो डीसी के केस में हमने देख लिया कि डीसी 2-3 दफा गए इंट्रा कोर्ट अपील में भी, बल्कि इवन सुप्रीम कोर्ट भी वो चले गए, उन्होंने नहीं एंटरटेन किया। सुप्रीम कोर्ट में अमूमन कई दफा ये होता है कि बताया जाए कि जी अर्जेंट मैटर है इस तरह, तो वहाँ इंटरम ऑर्डर पे अमूमन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर जाती है। लेकिन इस मामले में नहीं, क्योंकि इसमें जुरिस्प्रूडेंस बड़ी वाज़ेह है कि जज ने खुद डिसाइड करना है। इस तरह तो फिर कई जमातें हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इतराज़ात होंगे, फिर इस तरह तो चीज़ें नहीं चलेंगी। जो है जज को अगर आपने साइड पे करना है तो उस पर इतराज़ कर दें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये स्ट्रेटजी तो इनकी बिल्कुल नाकाम रही है। अब देखते हैं कि इस मामले को कैसे असल चीज़ लेके जाया जाता है। अच्छा, दूसरा मामला साकिब रशीद साहब जो जुड़ा है इसी खत से, जिसका आज जिक्र अदारे भी कर रहे हैं कि आपने खत लिख दिया इसलिए आप मत सुने केस, तो उस खत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने तजावीज़ मांगी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इनकी कोई तजावीज़ आई हैं, जमा हुई हैं, उसमें कोई नई बात है, कोई इंकशाफात मज़ीद भी हैं या नहीं है, या ये इंकशाफात की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ तजावीज़ की इजाज़त थी? वैसे जो उन्होंने पैरा 13 है वो यही कहता है कि वो प्रपोजल्स मांगी थी कि कैसे इसको मामले को फ्यूचर में हैंडल किया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट का यही फुल कोर्ट में जो चीज़ आई थी कि डिस्क्लोजर नहीं था, लेकिन फ्यूचर के लिए उन्होंने भी कोई तजावीज़ जो बनाई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बनाई। इन्होंने एक ड्राफ्ट भी बनाया 8-10 सफ़ात का कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसमें वो इंक्लूड कर दिया जाए ताकि आइंदा कोई भी हो मामला, बल्कि वो उन्होंने ये बताया भी कि 7 रोज़ में रिपोर्ट करे सिविल सेशन जज या हाई कोर्ट का जज जो है वो अपने मुतलका जो चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करे, फिर वो इसी कमेटी में आए, फिर फुल कोर्ट जो है वो उस मामले को देखे और फौरी तौर पर उस पर कोई एक्शन हो। अल्टीमेटली होना तो वही है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, जुडिशल कंटेम्प्ट जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हो सकेंगी। अलग से प्रपोजल्स भी दिए है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक ड्राफ्ट भी दिया है 10-12 सफ़ात का, और प्लस इंटरनली भी वो काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं अपने तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब फ्यूचर में अब जो पास्ट में हुआ है, पास्ट के जितने मामलात हैं वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही देखने हैं कि वो किस नहज पे पहुँच रहे हैं और किस तरह उनको हैंडल करती है। और ये हाई कोर्ट से ये खबरें भी आ रही हैं कि हमारे जियो टीवी के शहजाद इकबाल ने ज़राए से खबर दी है कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, इन दोनों को हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा फौरी तौर पे आगाह कर दिया था जब वो कैमरे बरामद हुए थे या बरादरी निस्बती के साथ जो वाक़या हुआ था एक जज के, तो और दोनों को पता था कि ये वाक़या हो चुका है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत भी नहीं आई, तो ये मामला आप समझते हैं कि हुकूमत को नहीं बताए होंगे हाई कोर्ट के जजेस ने? नहीं, हाई कोर्ट के जजेस ने अगर वजीर कानून को बता दिया रेलेवेंट पर्सन को, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ही है ना, मतलब आगे उसने ही फेडरल गवर्नमेंट को बताना है ना। वो प्राइम शहबाज शरीफ साहब के भी नॉलेज में लाई गई होगी, डेफिनेटली लाई गई होगी, और नहीं अगर लाई तो मेरे ख्याल में उनका कसूर है कि उन्होंने नहीं लाई।
लेकिन इन दो के साथ दो और बंदे भी थे जिनके नॉलेज में था। वो एक उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरदा बंदयाल थे और उस वक्त के जस्टिस काजी फाइज साहब, उनके नॉलेज में भी ये 20 मई 2023 के नॉलेज में जस्टिस इजाजुल हसन के उन्होंने भी नहीं बताया किसी को, किसी ने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। बल्कि एक और खबर भी है कि ये भी एक खबर है कि उस वक्त जब उस वक्त के चीफ जस्टिस से ये जजेस जाके मिले तो इन्होंने जिस किस्म का मामला उनके सामने रखा तो एक मामला उन्होंने भी इनके सामने रख दिया कि उन्होंने कहा हम एक पेज पे ही हैं, मतलब साढ़े हमारे साथ भी यही हो रहा है जी। देखिए उस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी बात जब हुई तो उन्होंने कहा जी मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, बल्कि खत में लिखा है कि उन्होंने कहा कि मैंने बात कर ली, अब कोई नहीं अब वही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि उन्होंने भी इस मामले को जो है वो टेकअप किया। तो ये तो बहुत से जो अब इसमें हुकूमत के लोगों से जब बात हो तो वो कहते हैं कि ये मामला सेटल हो गए थे 8 महीने पहले, तो अब ये दोबारा लेटर 8 महीने बाद ये सेटल हो गई, ये हुकूमत के लोग कहते हैं जी जी कि रफा दफा हो गया था। ये नहीं मामला मतलब उनके नॉलेज में आई थी ये बात, नॉलेज तो आई नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा हुकूमत ने भी सेटल इसी तरह बिठा के करा दिया करा दिया और मामला खत्म। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मैं बात कर लेता हूँ और फिर आइंदा नहीं होगा, तो बात यह है कि वो सारी चीजें हो गई थी। तो अब ये जो अच्छा यही वजह है कि हुकूमत की तरफ से कोई तजावीज़ नहीं आई। उन्होंने कहा आप हुकूमत हैं, आप तजवीज़ दे रहे हैं, आप तो बताइए। गवर्नमेंट ने नफी तो कर दी थी वो, आप याद करें कि जब प्रेस रिलीज आई थी मेरे ख्याल 27 मार्च की नहीं 29 मार्च को, जिस दिन वो कमीशन की अप्रूवल हुई थी उस दिन उन्होंने नफी की थी कि ऐसे कोई वाकया नहीं। इट मीन कि एक वाकया गवर्नमेंट के नोटिस में है और वो तरदीद और वो आज से 6 माह पहले का है और वो तरदीद अभी 29 मार्च के उस पे कर रहे हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को ना बताया, नहीं कैबिनेट में वो वजीर कानून तो थे, यही वजीर कानून तब भी शहबाज शरीफ साहब को कोई ना बताता हो ऐसी बातें। हुकूमत गैर जरूरी टेंशन देने के आजकल हुकूमत प्रॉक्सीज के तहत चल रही है और प्रॉक्सीज क्या पता कल कोई पेश होके हुकूमत को मौक़िफ़ कोई और पेश कर। एक और चीज भी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जो प्रॉक्सीज की बात हुई है और कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई प्रॉक्सी के जरिए भी कोई नया मौक़िफ़ भी आ सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट असनाफ मलिक और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। कल की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त के हवाले से उस पर बात हो रही है। असनाफ मलिक साहब वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि कोई प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी हुकूमत आ सकती है, तो वो क्या ऐसा मौक़िफ़ है जो हुकूमत अपनी ज़ुबान से कहते हुए शर्माती है और किसी और के ज़रिए कहलवाएगी? देखिए बज़ाहिर तो जो अब पिछली हियरिंग में भी आपने देखा कि हुकूमत यानी अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस काजी फाइसा और बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक पेज पे थे और इसी तरह ही चल रहे थे कि जी इसका हल जो है वो इंक्वायरी कमीशन ही था। अब जैसे काजी फाइसा उसकी जस्टिफिकेशन देते रहे, हुकूमत उसको जस्टिफाई करते रहे कि इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए। बार के सदर से जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बात चले वो तो होगी ना, कब क्या होगा? अब भी यही लाइन और लेंथ इनकी एक ही लग रही है बजाय, और सुप्रीम कोर्ट के साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है वो और इन रियाजत अली जी अब ये है कि ये जो मौक़िफ़ देंगे ये हुकूमत इनको इंडोर्स करेगी जो बार के दोनों, क्योंकि ये आज़म तारड़ साहब जो हैं वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, लीगल विंग वो भी हेड कर रहे हैं, और जो बार का इंडिपेंडेंट ग्रुप जो इस पर मेजॉरिटी में है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल उसको भी लीड कर रहे हैं। तो आज़म तारड़ साहब जो हैं वो उन्हीं की पॉलिसी मेरा ख्याल है कि चलेगी। और क्या पॉलिसी क्या होगी? मसला क्या पॉलिसी? देखें कमीशन तो ख़त्म हो गया, अब वो एक फुल कोर्ट की बात चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने की थी वो अभी बनी नहीं है, तो अब हुकूमत क्या कहेगी? क्या हुकूमत फुल कोर्ट की मुखालफत करेगी? क्या हुकूमत किसी इंक्वायरी कमीशन की मुखालफत करेगी? सिटिंग जजेस क्या करेगी? कोशिश यही की जाएगी कि इसको मिट्टी पाओ और डिफ्यूज किया जाए और आगे फ्यूचर की गाइडलाइन। कैसे फ्यूचर की गाइडलाइन? जजमेंट रिजर्व हो जाएगी, प्रपोजल आ गई है उसके बाद, लेकिन मामला इतने सादा। लेकिन अभी तो बार एसोसिएशन की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया, देखें बार ना बार काउंसिल की तरफ से ये है मामला कि उनकी कोई एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट बार की। उनका जो मुखालिफ ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप के जो मेंबर हैं, उन्होंने अपनी जमा करा दी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं असल उनकी ओपिनियन है कि वो क्या प्रपोजल जमा कराते हैं। और चीफ जस्टिस काजी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी है ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाएगा, जो घिनौने 3 वाकयात खत में लिखे थे उनकी कोई अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? बगैर यही लग रहा है कि इसको कोशिश की जाएगी कि चीज़ों को डिफ्यूज़ किया जाए और ज़्यादा इस इशू पे अब ज़्यादा हाईलाइट ना हो मामलात।
आगे भी चला जाए। और क्योंकि इस वक्त जो इस वक्त हेड हैं इंस्टीट्यूशन के अल्दिया के, वो चाहते हैं कि हमारी स्मूथ मामलात एग्जीक्यूटिव के साथ चलते रहे, तो वो इस मामले में काफ़ी पहले भी इतलात है कि जब ये 6 जजेस साकिब साहब भी इसको सेकंड करेंगे, जब उनकी वन बाई वन उनकी मुलाकात हुई, उससे भी वो कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं थे कि ये लेटर इस टाइम पे आया है और इस चीज़ पे। तो जो कल अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा, क्योंकि सवाल तो वो बड़े ज़बरदस्त करते हैं ना, वो तो उनके जहन में कोई सवाल आ जाए फिर रुकता नहीं है। कल अगर वो अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पे बुला के कहते हैं कि ये जो खबर चल रही है कि आपको लॉ मिनिस्टर को हाई कोर्ट की तरफ से फौरी तौर पे खुफिया कैमरों का बता दिया गया था, या फिर ब्रदर यूनिवर्सिटी के तशद्दुद के वाक़े का, तो आपने क्या किया, तो आपके ख्याल में सवाल करेंगे काजी फाइसा? मे भी हो भी जाए अगर आगे से हुकूमत ये कहे कि जी हमने मामला सेटल कराए और किस तरीके से कराए। अगर वो सेटल कराएं तो इसका मतलब है ये मुलव्वस नहीं, लेकिन वो फिर जज साहब पे मतलब हुकूमत जो है उनके इदारों पे इल्ज़ाम है और हुकूमत जजों से मामला सेटल कर रही है, क्या ये कम बड़ा जुर्म है? देखिए ये भी बात है, लेकिन क्या फिर वो जजेस पे भी फिर सवाल आएगा कि आपको क्या नहीं, जजेस ने तो फौरन खत लिखा अपने चीफ जस्टिस को, उन पे क्या सवाल आएगा? अब आमिर फारूक साहब जो है लेकिन जब उन पे सवाल उठ सकता है। वो ये भी हो सकता है ना कि आमिर साहब के, लेकिन क्या अटॉर्नी जनरल के पास क्या इसका जवाब होगा? ये होगा कि हमने सेटल करा दिया था। ये तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो फोन उठा के सेटल कराया था और हुकूमत में क्या फ़र्क हो गया? ये हो फिर तो अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है, बज़ाहिर तो उनका ये एक मिसकंडक्ट है ना कि अगर ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, ख़त्म ही है, अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो क्या ये मिसकंडक्ट नहीं है कि आप एक सरकारी मुलाजिम को कह रहे हैं कि अभी आप दोबारा ना ऐसे कीजिएगा हमारे जजों के साथ? नहीं, ये बात है। वैसे आमिर फारूक साहब पे सवालात काफ़ी और भी उठते हैं कि इस मामले को जिस तरीके से उन्होंने डील किया, लेकिन अब वो जो इस तरह यूनिटी दिखाई जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये अभी तो है। अब देखते हैं कि इसको चीफ जस्टिस काजी फैसला जो आप कह रहे हैं किस तरफ लेके जाते हैं। बज़ाहिर ये है कि स्ट्रेटजी पूरी तैयार होगी और स्ट्रेटजी के तहत ही इस मामले को हैंडल किया जाएगा। मेजॉरिटी जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस और इस बेंच में भी, वो चीफ जस्टिस काजी फैसला फुल कोर्ट बनेगी या नहीं? कम चांसेस हैं। जस्टिस काजी फैसला नए सोमोटो के हक में थे, बज़ाहिर लग रहा है कि लेकिन ये बेंच बना कैसे 6 रुकनी? ये बताया जा रहा है कि वो तो कराची में थे चीफ जस्टिस काजी फैसला, और सर्कुलेशन हुई रोस्टर, यानी जो बेंचेस की होती है कि जी कौन कौन से बेंचेस, कौन कौन से जजेस होंगे, तो एक प्रपोज जो है वो एक ड्राफ्ट आया रोस्टर, वो भेजा गया दूसरे कमेटी के मेंबरान को, दोनों ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद ये बेंच बन गया। कोई डिलिब्रेशन, कोई मेरा ख्याल नहीं है कि कोई डिस्कशन हुई हो। क्या ये फुल कोर्ट का जो ऐलान किया था जस्टिस काजी फैसला ने कि बन सकता है, जी जी, तो क्या ये मामला कमेटी के पास गया होगा जो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है? अब देखना है कल, क्या पता वो ये कहें कि जी दूसरे मेंबरान नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसके अंदर कमेटी ने हो सकता है कि मुस्तरद कर दिया फुल कोर्ट। लेकिन इतला तो ये है कि सर्कुलेशन हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई बाकायदा। कोई साकिब बशीर साहब, आपके ख्याल में अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो फिर क्या ये जो कल की कार्रवाई है और ये जो तजावीज़ मांगी गई हैं, ये वाकई फिर मट्टी पाव वाला मामला है? जो इतने बड़े वाक़यात हुए हैं उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? नहीं, तजावीज़ तो सीधी सीधी वो फ्यूचर के लिए है। मतलब तजावीज़ में वो पैरा 13 जो है पढ़ें तो उसमें वो फ्यूचर का प्लान कह रहे हैं कि मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए, कैसे इस किस्म के मामलात की रोकथाम होनी चाहिए, और वो तो उसकी हद तक की है। बाकी पटिशन्स हैं जिनमें जो कराची बार एसोसिएशन की पटिशन जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनकी बड़ी कम्प्रिहेंसिव है। बाकी भी पटिशन्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी है, और कुछ जो है वो जजेस के खिलाफ भी पटिशन्स हैं। अच्छा, ये क्या तो कौन सी पटिशन है जो जजेस के खिलाफ? 6 जजों के खिलाफ? 6 जजों वो क्या है? मियां दाऊद जो है ना, वो लाहौर से एडवोकेट है, उनकी एक पटिशन है, उसमें उन्होंने तरह तरह के कोई इल्ज़ामात भी लगाए हैं जजेस पे, मतलब उस पटिशन में। और ख़ास तौर पर उससे तो फिर ऐसा तासुर मिलता है कि इन्होंने कोई कसूर किया है, कि इन जजेस ने कोई कसूर किया है, अदारों को उन्होंने बदनाम कर दिया है। अच्छा, मतलब वो उनको खामोश रहना चाहिए था। उनका शायद ये मौक़िफ़ है, उनका शायद ये भी मौक़िफ़ है कि उनको मुदाखलत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हो सकता है उनका ये भी मौक़िफ़ हो कि जिस तरह वो कहते थे आप करते जाते। मतलब अब इदारों की नेक नामी के लिए एडवोकेट मियां दाऊद की ज़रूरत पड़ गई है। अब रियासत को, इदारों को अपनी नेकनामी साबित करने के लिए एक प्राइवेट वकील की जरूरत पड़ गई है। अब ये जो है वो कल जब वहाँ पे पेश होंगे तो वो बेंच भी सवाल तो कर सकता है, ये सवाल तो बेंच भी कर सकता है कि क्या पोजीशन है। अब जस्टिस अतमन अल्लाह, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पीका का सेक्शन 20 में बात हो रही थी और FIRओ में लिखा जाता था कि एक शहरी ने TV पे देखा और उसने कहा ये मेरे
रियासती इदारों पे तनकीद कर रहे हैं, मैं बड़ा मेरा दिल जो है ख़राब हुआ, मैंने कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो क्या मियाँ दाऊद की जो कंप्लेंट है, क्या इसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं कल? क्या है क्या ये? देखिए, आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल इस मामले को कैसे डील करते हैं। मियाँ दाऊद साहब की बड़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया था जब मज़ाहिर नकवी साहब के मामले में रिमूवल में उनका बड़ा रोल था, और जो भी मटेरियल जो है वो उन्होंने सारा लेके आए थे, बड़ी मेहनत की थी उन्होंने। तो इस दफ़ा भी जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियाँ दाऊद जो है वो यही होगा कि ये जो 6 जजेस हैं इन पे होगा कि जी ये अगर है तो ये इनकी इंक्वायरी की जाए और देखा जाए झूठ का झूठ और सच का सच सामने आना चाहिए। चले, सच तो सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तो अब देखें ट्रूथ जो है वो 6 जजों का है या ट्रूथ जो है वो मियाँ दाऊद एडवोकेट का है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।